नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज गोंडवाना रियासत का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हमने इस रियासत के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया था कि इनके संस्थापक कौन थे, शासन कहाँ किया, और जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने पढ़ ली थी। पार्ट 2 में जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रानी दुर्गावती के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों में आते हैं। जो आज का टॉपिक है इसका संबंध है एमपीपीएससी मेंस के पेपर 1 का पार्ट ए का यूनिट 5 से इसका संबंध है। बात क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं रानी दुर्गावती के बारे में। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, यानी जो रानी दुर्गावती हैं इनका क्रम क्या है, ये किसके बाद शासिका बनती हैं, इसके पहले कौन से शासक रहे। तो यादव राय इसके संस्थापक थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यादव राय जो है इसके संस्थापक थे, किसके? गोंड रियासत के। इसके बाद खरजी बनते हैं। कौन बनते हैं? खरजी। फिर बनते हैं आपके गोरक्षदास। ठीक, फिर बनते हैं सुखनदास। फिर बनते हैं अर्जुन दास। इसके बाद बनते हैं अपने आमड़ दास। इनको दो पुत्र हुए, जोगीदास और आमरदास। तो आमरदास ने अपने पिता की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया, तो जो अर्जुन दास के बाद बैठते हैं आमरदास। ठीक, आमरदास। अच्छा, इन्हें ही जो आमरदास है इन्हें ही संग्राम शाह और इन्हें ही संग्राम सिंह कहा गया है। अब देखिए जो आमरदास हैं इनके दो पुत्र होते हैं, रानी पद्मावती से दो पुत्र होते हैं, दलपत शाह और चंद्र शाह। तो आमरदास के बाद में दलपत शाह जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद में अगले शासक बनते हैं दलपत शाह। ठीक, अब दलपत शाह का विवाह होता है रानी दुर्गावती से। चंदेल की जो राजकुमारी है रानी दुर्गावती से इनका विवाह होता है, इनका विवाह हो जाता है। बात क्लियर है? और इन दोनों को, दलपत शाह और रानी दुर्गावती को विवाह के बाद में इन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है वीर नारायण। वीर नारायण। इनका जन्म होता है 1545 के आसपास। बात क्लियर है? दलपत शाह का विवाह होता है रानी दुर्गावती से, इनको पुत्र होता है वीर नारायण सिंह 1545 में, और उनका जो विवाह होता है 1542 में होता है। 1545 में पुत्र होता है। और इसके बाद में 1545 के बाद 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। इसको ऐसे लिखें, 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, यानी वीर नारायण के 5 साल बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उस समय यानी अगला शासक बनना था किसको? वीर नारायण को, लेकिन उनकी उम्र थी मात्र 5 साल। अब ऐसे में क्या करते? तो ऐसे में जो इनकी माता थी, यानी जो दलपत शाह की पत्नी थी रानी दुर्गावती, अपने बेटे के स्थान पर वो शासिका बनी। अपने बेटे के स्थान पर अपने बेटे के संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन संभाला। बात क्लियर है? तो आमरदास के पुत्र बड़े बेटे दलपत शाह से रानी दुर्गावती का विवाह हुआ, और 1550 में दलपत शाह की मृत्यु के बाद में अपने पुत्र वीर नारायण के स्थान पर उनकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती अगली शासिका बनती है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके सामान्य परिचय की बात करते हैं कि रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ और इसके बाद इनका विवाह कब हुआ, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ते आइए। देखिए जो रानी दुर्गावती है इनका जन्म 1524 में कलिंजर के किले में इनका जन्म हुआ, जो कि यूपी में आता है। बात क्लियर है? और इनका संबंध था चंदेल वंश से, इनका संबंध था। चंदेल वंश की ये राजकुमारी थी, चंदेल वंश से इनका संबंध रहा है। अब 1542 में इनका विवाह होता है। किससे इनका विवाह होता है? दलपत शाह से इनका विवाह होता है। बात क्लियर है? अब दलपत शाह से विवाह के बाद में 1543 में इन्होंने सिंगौरगढ़ को अपना निवास स्थल बनाया। सिंगौरगढ़ यानी दमोह,
हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो दलपत शाह हैं इन्होंने सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले राजधानी थी गढ़ा, इसके बाद में सिंगौरगढ़ दमोह और जबलपुर का क्षेत्र है वहां पर पड़ता है। तो दलपत शाह ने सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो 1543 में ये दोनों सिंगौरगढ़ चले गए, वहां पर रहने के हिसाब से अपना निवास स्थल बनाया, राजधानी बनाई। बात क्लियर है। इसके बाद में 1543 में ही इनके जो पिता हैं, कौन, आमड़ दास, तो 1543 में आमड़ दास की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में ये दोनों दलपत शाह और रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती जो है, ये गढ़ा यानी जबलपुर वाला क्षेत्र, जो आपका जबलपुर दमोह का क्षेत्र है, वहां पर आ जाते हैं। ठीक, तो विवाह के बाद में ये लोग जाते हैं सिंगौरगढ़। जब इनको मालूम पड़ता है कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद में ये वापस गढ़ा चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंगौरगढ़ से वापस ये गढ़ा चले जाते हैं। बात क्लियर है? चल, अब इसके बाद में 1545 में, ठीक है, उसके बाद में ये गढ़ा चले जाते हैं। उसके बाद में कुछ समय के पश्चात रानी दुर्गावती वापस से चौरागढ़ को अपना निवास स्थल बनाती है। ठीक, कुछ समय पश्चात चौरागढ़ को अपना निवास स्थल बनाती है, जो कि पड़ता है नरसिंहपुर में। ठीक है, तो पहले कहां थे ये लोग? गढ़ा में थे। विवाह के बाद चले गए सिंगौरगढ़ दमोह में। इसके बाद में पिता की मृत्यु के बाद में वापस चले गए गढ़ा। उसके बाद में कुछ समय के पश्चात ये चले गए चौरागढ़, जो कि नरसिंहपुर में आता है। और इसी चौरागढ़ में इनके पुत्र यानी वीर नारायण का जन्म होता है। इनके जो पुत्र है उसका जन्म होता है 1545 में। बात क्लियर है? ठीक है, तो उनका जन्म होता है। और 1545 के बाद में सन 1550 में इनके पिता दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक, किसकी होती है मृत्यु? दलपत शाह की। अब समझ पा रहे हैं बात को? अब देखें, एक बात समझें कि 1545 में जो वीर नारायण है, इनका जन्म होता है। इसके बाद में 1545 के बाद में 19 साल बाद सन 1564 में आसफ खान का जब आक्रमण होता है, तो अब नरई का युद्ध होता है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो नरई के युद्ध में वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर है? तो देखो, 1524 में जन्म होता है, 1542 में विवाह होता है, 1543 में सिंगौरगढ़ चले जाते हैं, उसके बाद 1545 में 1543 के बाद में ये वापस उसके बाद में ये चौरागढ़ को राजधानी बनाते, चौरागढ़ ये चले जाते हैं और निवास के रूप में। इसके बाद में चौरागढ़ में ही इनका पुत्र होता है वीर नारायण, और 1545 में जन्म होता है। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद में रानी दुर्गावती शासिका बन जाती है। बात क्लियर है? इसके बाद में करीबन 1564 में नरई के युद्ध में वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में लड़ते हुए। बात क्लियर है? और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु चौरागढ़ में ही होती है। यानी चौरागढ़ में इनका जन्म भी होता है और चौरागढ़ में ही इनकी मृत्यु भी होती है। तो क्रम पता आपको 24, 42, 43, 45, उसके बाद 50 और 64। क्लियर है बात? चलिए, अब इसमें युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, किसने आक्रमण किया, इसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए जरा इसमें। अब देखिए, इनके पड़ोसी राज्य, जब रानी दुर्गावती रानी बनती हैं, शासिका बनती हैं, शासन संभालती हैं, तो उस समय क्या कंडीशन थी, कौन कौन से शासक इनके आसपास थे जिनकी नजर इन पे थी? देखिए यहां पर रानी दुर्गावती का शासन था गढ़ा में। उस समय ये थी अपने चौरागढ़ के निवास में, सिंगौरगढ़ चौरागढ़ में। तो इनके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में बघेल, जो रीवा के बघेल थे, रीवा के बघेल वंशियों का शासन था। उस समय वहां पे शासक थे रामचंद्र। बात क्लियर है? दक्षिण पूर्व की बात करें, दक्षिण पूर्व में लांजी यानी बघेलखंड, लांजी यानी बालाघाट के आसपास है वंशीय कलचुरियों का शासन था। दक्षिण पूर्व में है वंशी कलचुरियों का शासन था। तो उत्तर पूर्व में बघेल वंशी का शासन था, उत्तर पूर्व में बघेल वंशी
शासन कर रहे थे। दक्षिण पूर्व में है वंशी कलचुरियों का शासन था। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में चांदा राज्य के कर्णशाह का शासन था। ठीक, तो उत्तर पूर्व में बघेल वंश, यहाँ साइड में है वंश, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में चांदा राज्य का शासन रहा था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें इसके बाद आक्रमण। देखिए जब आसपास के शासकों को मालूम पड़ा कि जो रानी दुर्गावती काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं, अपने शासन को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, तो उनको डर हुआ कि ऐसा ना हो कि इनका साम्राज्य का विस्तार काफ़ी आगे तक बढ़े। तो उनके साम्राज्य का विस्तार रोकने के लिए इनके आसपास के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण करना चालू किया। तो इनके समय में 3 आक्रमण हुए हैं। इनके समय 3 आक्रमण हुए हैं। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है वो अफगानों के द्वारा, वो अफगान सरदारों के द्वारा हुआ था। अफगान सरदारों, ठीक, इस युद्ध में अफगानों की हार होती है, बहुत बुरी तरह ये हारते हैं। इसके बाद दूसरा आक्रमण होता है जो मालवा वाला क्षेत्र है, यानी आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है मालवा। तो मालवा के सूबेदार सुजात खां, इनके बेटे बाज बहादुर, कौन थे? बाज बहादुर। तो इन्होंने आक्रमण किया और ये भी बहुत बुरी तरह पराजित हुए, वहां से भाग गए। इसके बाद तीसरा आक्रमण सबसे भयंकर था। किसने आक्रमण किया? ये उस समय मुगल सेनापति, मुगल सेनापति आसफ खान, कौन थे? मुगल सेनापति आसफ खान, जो उस समय कड़ा माणिकपुर के सूबेदार थे। तो उन्होंने आक्रमण किया। बात क्लियर है? तो जो आसफ खान थे ये कड़ा माणिकपुर के सूबेदार थे और ये इन्होंने आक्रमण किया। और जब इनका आक्रमण हुआ तब रानी दुर्गावती और उनके बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को बोला जाता है नरई का युद्ध। क्या बोलते हैं? नरई का युद्ध। बात क्लियर है? तो ये नरई के युद्ध में, नरई के युद्ध में आसफ खां और रानी दुर्गावती का युद्ध होता है। क्वेश्चन आता है कि नरई के युद्ध में किसके बीच युद्ध होता है? तो आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में युद्ध होता है। इसमें रानी दुर्गावती बहुत बुरी तरह पराजित होती हैं और इसके बाद में जब ये हार जाती हैं तो इन्होंने 24 जून 1564 को आत्महत्या, अपनी कटार से खुद को मार के आत्महत्या की और ये शहीद हो गई। ठीक है, तो पहला आक्रमण अफगान सरदारों के द्वारा हुआ। इसके बाद 1556 के आसपास, 1556 में मालवा के सूबेदार सुजात खां के बेटे बाज बहादुर ने आक्रमण किया। इसके बाद 1564 के आसपास जो मुगल सेनापति थे आसफ खां, इनको बोला गया है मुरीद खां भी इनको कहते हैं, तो आसफ खां ने 1564 के आसपास आक्रमण किया। इन दोनों के बीच में नरे का युद्ध हुआ। उस युद्ध में रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है, इन्हें आत्महत्या के द्वारा। तो 24 जून 1564 को उन्होंने अपने आप को कटार से मारकर अपनी आत्महत्या कर ली और वो शहीद हो गई। बात क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो जब मुगल सेनापति आसफ खान ने आक्रमण किया तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो नरई का युद्ध हुआ था। आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि नरई के युद्ध के बारे में लिखें, तो आपको बताना है कि जो नरई का युद्ध है कब हुआ था? 24 जून 1564 को हुआ था, किसके मध्य हुआ था और उसका क्या परिणाम निकला, आपको उसका आंसर देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था, जो आपको युद्ध हुआ था, जो बेसिकली नरई का जो युद्ध हुआ था, तो इसमें रानी की, जब रानी ने आत्महत्या की, ठीक, तो इसकी ठीक बात जो आसफ खां था वो चला गया इनके चौरागढ़ वाले महल में, ठीक, जो आपको नरसिंहपुर में आता है, वहां अटैक किया इसने। जब यहां रानी समाप्त हो गई तब इन्होंने देखा कि इनका पुत्र जीवित है, तो इन्होंने आसफ का, जो इनका चौरागढ़ में, नरसिंहपुर में चौरागढ़ है, वहां अटैक किया। तो चौरागढ़ में इनके पुत्र थे वीर नारायण, तो उन्होंने भी, जो वीर नारायण, इन्होंने भी नरई का युद्ध लड़ा था, इन्होंने भी लड़ा था
और काफ़ी घायल हो गए थे। जब ये घायल हो गए तो ये बचने के लिए, कुछ आराम करने के लिए इस महल में आ गए। जब आसफ खां को मालूम पड़ा कि वीर नारायण इस महल में छुपा हुआ है तो आसफ खां ने चौरागढ़ में अटैक किया और वीर नारायण इसी युद्ध में मारा गया। ठीक, नरे के युद्ध से घायल हुआ, यहाँ पर आ गया। और जब आसफ खान ने आक्रमण किया चौरागढ़ में तो वीर नारायण यहाँ पर मारा गया 1564 में। ठीक, बात क्लियर है, 1564 की बात हो रही है। जब वीर नारायण मारा गया तो इस महल में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी महिलाएं थी, सभी ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया अपने सतीत्व को बचाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से गौंड वंश का पहला जौहर था, इसको कहा था। ठीक, तो ये बेसिकली 1564 में ये जौहर हुआ था गौंड वंश में, ये पहला जौहर था गौंड वंश का। बात क्लियर है। आसफ खां से बचने के लिए जो वीर नारायण है, ये चौरागढ़ के जितनी भी महिलाएं थी सभी ने जौहर किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। चलिए, तो इतना पर्याप्त है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो रानी दुर्गावती हैं तो कुशल प्रशासन के रूप में जानी जाती है, कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती है। इनके कुछ विशेषता, इनके बारे में कुछ इनका जो विशेषता है, ये कुशल प्रशासक थी। अब देखिए, इतने बड़े शासन को संभाला, इतने आक्रमण हुए, आक्रमण से बचने का प्रयास किया और सफल भी हुई। अंत में बहुत बड़े आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, उसके बाद भी काफी मुश्किल से ये समाप्त हुई। तो ये निशानी है कि इनके कुशल प्रशासन के कारण ही इनका साम्राज्य विस्तार हो पाया। और बाजू में जो शासक थे जिन्होंने इनके साम्राज्य को दबाने का प्रयास किया तो वो असफल रहे। और इसके बाद में इन्होंने बहुत से समाज सेवी कार्य किए, कुएं बनवाए, मंदिर बनवाए, काफी विद्वानों का सम्मान किया, सारी बातें। तो ये सारी बातें प्रूफ करती हैं कि ये कुशल प्रशासिका रही होंगी। इसके बाद ये काफी सहिष्णु थी। ये कैसे मालूम पड़ता है कि इनके सेना में शख्स खां मियाना और शाहजहां उकीत जैसे मुसलमान बड़े बड़े पद पे थे। तो इससे प्रूफ होता है कि काफी सहिष्णु ये उसमें रही होंगी। इसके बाद ये काफी विदुषी महिला थी, यानी काफी विद्वान थी और इन्होंने विद्वानों का सम्मान भी किया। ये कैसे मालूम पड़ता है, इनके दरबार में काफी विद्वान थे, जैसे महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर और पोप महापात्र नरहरि महापात्र भागीरथ और मान ब्राह्मण। इनके दरबार में काफी विद्वान थे, इससे प्रूफ होता है कि काफी विद्वानों का सम्मान करती थी। इसके बाद में ये काफी धार्मिक महिला थी। ये कैसे मालूम पड़ा, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त करी और इन्होंने विठल दास को काफी दान दिया धर्म के क्षेत्र में। इसके बाद में गढ़ा क्षेत्र में इन्होंने पंचमठा मंदिर का भी निर्माण करवाया। इससे प्रूफ होता है कि काफी धार्मिक महिला रही होंगी। ठीक, तो रानी दुर्गावती के बारे में आपको आ सकता है कि कुशल प्रशासिका, ये इनके बारे में कुछ लिखें तो भैया ये कुशल प्रशासक थी, ये सहिष्णु थी, ये विद्वानों का सम्मान करती थी और ये काफी धार्मिक महिला भी रही थी अपने समय में। ठीक, चलिए अब देखिए इनके बारे में और तथ्य है कि जो केशव दीक्षित है उनके अनुसार उन्होंने कुछ लाइन लिखी है। क्या है वो देखो, जो केशव दीक्षित के अनुसार वो लिखते हैं, उर्वरा सर्वतो भूमि है मध्यतो नर्मदा नदी, विज्ञ दुर्गावती राज्ञी गढ़ राज्य त्रयो गुणः। उर्वरा सर्वतो भूमि, एक उर्वर चारों ओर उपजाऊ भूमि है, मध्य तो नर्मदा नदी। ठीक, तो चारों ओर उपजाऊ भूमि है, बीच में नर्मदा नदी है। विज्ञ दुर्गावती राज्ञी गढ़ राज्य त्रयोगुणा, और विदुषी दुर्गावती वहां की रानी है, यानी चारों ओर उपजाऊ भूमि है, बीच में नर्मदा नदी है और वहां पर विदुषी दुर्गावती वहां की रानी है। बात क्लियर है। तो ये जो है आपके मेंस में काफी काम आएगा। आपको बताना होगा कि इनका क्या महत्व है। जो रानी दुर्गावती के बारे में आपको लिखना है तो ये आप इसको कोट कर सकते हो कि भैया उर्वरा सर्वतो भूमि मध्यतो नर्मदा नदी, विज्ञ दुर्गावती राज्ञी गढ़ राज्य त्रयो गुणा। बात क्लियर है। चलिए अब देखें इनको जो स्थापत्य कार्य इन्होंने किए हैं, इन्होंने पंचमठा मंदिर का निर्माण करवाया। काफी धार्मिक ये थी, इसलिए निर्माण करवाया। धर्म के प्रति काफी सम्मान था इनका। इन्होंने 7 तालाबों का निर्माण करवाया। उसमें से कुछ प्रमुख थे आपके, जैसे चेरी ताल, उसके बाद था आपका रानी ताल
और एक और था इनका आधार ताल, इनका एक और था आधार ताल, ठीक है, आधार, ये सभी जबलपुर में आते हैं। अब देखिए, तो स्थापत्यकार किए, इसके बाद में इन्होंने अपने राज्य में काफ़ी समाज सेवी कार्य किए, जैसे मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ियाँ, इसके बाद में अनाथालय बनवाए, वृद्धाश्रम बनवाए, काफ़ी समाज सेवी कार्य किए। और इसके बाद में इनके दरबार में काफ़ी विद्वान थे। तो इन्हीं सभी उपलब्धियों के कारण, इन्हीं सभी कार्य के जो इन्हें कार्य किए हैं, इन्हीं सभी जो इनकी उपलब्धियां हैं, तो इन्हीं उपलब्धियों के कारण सरकार ने इनको सम्मान देने का प्रयास किया। अब सम्मान कैसे दें? तो सरकार ने इनके शहादत स्थल, यानी जहां ये शहीद हुई थी, इनके शहादत स्थल बरेला ग्राम यानी जबलपुर में समाधि इनकी बनाई है। तो इनकी समाधि कहाँ पर इनकी समाधि है? बरेला जबलपुर में इनकी समाधि है। और जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम इन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा, ताकि इनको सम्मान प्राप्त होता रहे जीवन भर। और साथ में इन्होंने भोपाल में जो शहीद स्मारक है और जो जनजाति संग्रहालय है, वहाँ पर भी इनकी प्रतिमा स्थापित की है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होते रहे और वो भी मोटिवेटेड होते रहे। ठीक, तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको प्री और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ के इसको याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। हम इसके साथ में मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं। इससे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, सबको हम साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको एक आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक, तो आज के लिए तो पर्याप्त है। धन्यवाद।